मेरा नाम आशीष शिकबन है और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। पुकार 2011 और 2012 इस साल में पुकार यूथ फेलोशिप के यूथ फेलो रहे हैं, मैं और मेरा पूरा 10 लोगों का ग्रुप। हमारे ग्रुप का विषय था समलैंगिक लोगों की दोहरी जिंदगी और समाज का नजरिया उनकी तरफ देखने का। इस विषय में हमने समलैंगिक लोगों में अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है उसमें से कोती कम्युनिटी है जो समलैंगिक है लेकिन खुद को हिजड़ा नहीं मानती है। तो ऐसे कम्युनिटी के साथ हमने रिसर्च करना जायज़ समझा, क्योंकि इस इशू के बारे में समाज में ज़्यादा बात नहीं होती और ना ही कोती समाज के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में है। हमारे ग्रुप में कई सारे अलग अलग जेंडर के लोग हैं, जैसे कि हम दो खुद ट्रांसजेंडर्स हैं, एक आदमी है और बाकी सभी महिलाएं हैं। यही विषय हमने क्यों चुना, क्योंकि जब हमारे विषय को लेके हमने ग्रुप में चर्चा शुरू की थी तभी हमने पाया कि हमारे ग्रुप में कितना सारा मतभेद है। कई ग्रुप के मेंबर थे जो रिसर्च प्रोसेस शुरू होने से पहले ही ग्रुप को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि इस इशू के बारे में ये इशू जेंडर और सेक्सुअलिटी से बात करता है, इसलिए लोग इस इशू को ओपनली बोलना नहीं चाहते। कई लोगों के घर से फोर्स आ रहा था कि ऐसे इशू के साथ अगर आप जुड़ के काम करोगे तो समाज में हमारा नाम खराब होगा या लोग किस नज़र से आपको देखेंगे। और औरतों के लिए जेंडर और सेक्सुअलिटी की बात करना और एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो हमने जाना कि अगर हमारे ही ग्रुप में इतने सारे इश्यूज है, इतने सारे मुद्दे फैल रहे हैं, तो यही इशू सही रहेगा। इस रिसर्च को करते हुए हमने दो अलग अलग पद्धति को अपनाया है। एक है केस स्टडी और दूसरा है इंटरव्यू सिस्टम। केस स्टडी जो है वो स्पेसिफिकली हमने हमारे कोटी कम्युनिटी जो खुद की कम्युनिटी है उनके साथ हमने अपनाया है, जिसमें उनके पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सामाजिक स्टेटस को हमने बहुत बारीकियों के नज़रियों से देखा है। और केस स्टडी जो है वो ओरल ड्राफ्टिंग की गई है, जैसे उन्होंने कहा है स्टोरीज उनकी लाइफ की, वैसे हमने मेंशन की है। और जो इंटरव्यू सिस्टम हुआ वो जनरल पॉपुलेशन यानी आम समाज के साथ इंटरव्यू सिस्टम हमने अपनाया, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और पॉलिटिकल लीडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, हाउसवाइफ और अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोग, स्टूडेंट वगैरह, इनका समावेश किया गया। हमारी जो मेजर फाइंडिंग्स हमको रिसर्च के आखिर में मिली वो दो तरह की थी। एक तो आम जनता, जनरल पॉपुलेशन इस इशू के बारे में, ऐसे समाज के साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में और ऐसे लैंगिकता और जेंडर के साथ जीने वाले लोगों के बारे में क्या सोचती है। तो हमने कहा लोग बोलते हैं ये एबनॉर्मल है और नेचुरल है। हम ज़्यादातर खुद को एक्सपोज करते हैं ताकि मर्द हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हम सेक्सुअली एक्सपोज करना चाहते हैं खुद को। सेकेंड मुद्दा जो पाया वो है ये है कि हम जैसे लोग ज़्यादातर समाज में HIV एड्स फैलाते हैं और ऐसे कई सारे मुद्दे समाज के सामने आए। तो हमने कम्युनिटी के फाइंडिंग्स में जो पाया है वो हमारी खुद की कम्युनिटी कहती है कि हम सबसे ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है, हमेशा माइनॉरिटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरी बात जो हमने मुख्य तौर पे देखी है वो है कि ज़्यादातर अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन हमारे कम्युनिटी के साथ हो रहा है। वो उसके अलग अलग स्तर हमने देखे, जो कि समाज में हो रहा है, घरों में हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जरिए भी हो रहा है। और हमको सबसे ज़्यादा नीड और केयर और लव और अफेक्शन की ज़रूरत है। ये सब फाइंडिंग्स आने के बाद मैं एज अ रिसर्चर करके और हमारा ग्रुप हम 3 मेजर रिकमेंडेशंस करना चाहते हैं सभी से। एक तो है कि हम चाहते हैं डिग्निटी, आत्मसम्मान, न्याय, समानता और सक्षमीकरण का हर मौका हमें मिले, हमारे समाज को मिले। दूसरा है कि इक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1994, इसका समान इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए भी हो समाज में। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहेंगे वो है कि आप सबके थॉट्स में, फीलिंग्स में और थिंकिंग में होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया जैसी चीज़ों का अंत किया जाए। ऑब्जर्व किया है कि 2008 के बाद ट्रांसजेंडर, गेज, होमोसेक्सुअल्स सब खड़े हो गए। क्या ये कोइंसिडेंस है? 2008 एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल इवेंट हुआ था जहाँ इंडिया और अमेरिका का अग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ये सब शुरू हो गया है। पहले कोई ऐसा दिखता नहीं था। तो ये क्या कोइंसिडेंस है या कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है आपको खड़ा होने के लिए, या कोई कुछ पुश है आपको जो आप 2008 के बाद सब दिखने लगे हो? क्या ये कोइंसिडेंस है और क्या इंसेंटिव है?
थैंक यू। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगी कि 2008 में 377 IPC एक्ट जब रिपील हुआ, उसके बाद हमें ज़्यादातर समाज के सामने आने का बहुत बढ़िया मौका मिला है। हम जो है उसी चीज़ को लेके हम सामने आने लगे। शायद 2008 से पहले आप देखोगे तो बहुत कम लोग थे जो सामने आके बात करते थे। सेकंड पार्ट जो है कि समाज में पहले से भी कुछ लोग थे जो इस चीज़ों को सपोर्ट करना चाहते थे, हमारा सहयोग देना चाहते थे। तो 2008 के बाद बहुत बड़ा चेंज हुआ, ऐसे हम नहीं मानेंगे। लोगों ने अपना आइडेंटिफाइड करना शुरू किया, क्योंकि जो क्रिमिनल एक्ट में हमें डाला जाता था 377, वो डिक्रिमिनलाइज किया गया। हमें सिक्योरिटी मिली, श्योरिटी मिली कि वी आर नॉट क्रिमिनल्स, हम एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग हैं और हमें आगे आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और ये जब हर किसी ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल इंसान के अंदर ये फीलिंग्स बढ़ने लगी, तभी हर कोई अपना रास्ता चुनने लगा। जब आप जनरल पॉपुलेशन के साथ जब आप तो उसमें अपना धर्म का उतना कंडीशन था उसमें, ज़्यादा लोग बोलेंगे हमारे धर्म, जो भी धर्म कि हमारे धर्म में ये हम मानते नहीं। तो आपको कितना लगता है वो धर्म उस एटीट्यूड बनाने में कितना जब हमने आम जनता के साथ रिसर्च करना शुरू किया, डेटा कलेक्शन शुरू किया कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह से नजरिया है, तभी हमने देखा है कि धर्म तो एक बात है जहाँ पे लोग सेक्सुअलिटी और जेंडर के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहते हैं। कई सारे मुद्दों पे ऐसे आया कि मैं किसी धर्म को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया है उससे कहेंगे कि लोग बोलते हैं कि ये नाजायज़ है, ये या हराम है, या होमोसेक्सुअल होना ये गलत बात है धर्म के नजरिए से। ऐसे एक्सप्रेशंस हमको मिले हैं लोगों से। कई लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए क्योंकि कुछ रिलीजन में होमोसेक्सुअल होना या उस तरह की बातें करना ये कभी एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता। तो वो एक्सपीरियंस आया है। सेकेंड इसमें ऐड करना चाहेंगे और एक बात कि जब हम होमोसेक्सुअलिटी या जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेके जब आम समाज में बढ़ रहे थे, तभी महिलाओं ने बहुत पीछे कदम उठाया। मे भी इंडिया का स्ट्रक्चर है कि महिलाएं ज़्यादा, क्योंकि हम डोमेस्टिक वर्कर और सभी वर्ग के साथ हमने रिसर्च किया है, तो देखा है कि मेल हुए हमको पार्टिसिपेट करते हुए देखे इंटरव्यूज में, लेकिन वीमेंस थोड़ी पीछे हट गई। वो एक एक्सपीरियंस हमारा है। और इसको छोड़ते हुए ऐसा भी रहा है कि जो भी लेबर क्लास है वो इस इशू के बारे में बहुत ओपनली बात कर रहा था, और जो भी सो कॉल्ड एजुकेटेड क्लास और एलीट क्लास है उसको इस इशू पे बात करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, या वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि ऐसा भी इशू एग्जिस्ट हो सकता है। ये जो फिल्म में आपने जो लोग जितने जो रसोई में काम कर रहे हैं वो अपने खुद के घर में कर रहे हैं कि क्या और चीज़? ये जो फिल्म्स में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ गए हम 4 साल से काम करते हैं इंडिविजुअली एज ऑर्गेनाइजेशन करके, और इनको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि जब एक ट्रांसजेंडर डोमेस्टिक वर्क करना चाहता है तो इतना इजी नहीं है कि किसी को इजीली घर में रखा जाए। तो ये दूसरे के घर में काम कर रहे हैं। यस। तो ये सेटअप इज वेलकम स्टेप है, ये वेलकम स्टेप है, सराहने लायक चीज़ है। दूसरा पूछने वाला कि बहुत सारे लोगों को घर से निकाला जाता है और कुछ लोगों को घर में रह के लोग फैमिली वाले संभालते हैं, तो ये परसेंटेज किस तरह दिखता है? वो निकाले वाले ज़्यादा है कि घर में रख के या घर में लगाए? अभी तक तो घर से निकाले जाने वाले जो लोग हैं उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए माइग्रेशन उनमें ज़्यादा होता है। और जब माइग्रेशन होता है तो राइट की बात जो होती है, वायलेशन ऑफ राइट्स, वो ज़्यादा हम लोग होते हैं। तो घर में रख के संभालने वाले और उस तरह से रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा जो भी हमने फिल्म में देखा है कि लोग वुमेन कॉस्ट्यूम में जाकर अपना डोमेस्टिक वर्क करते हैं, वो परसेंटेज भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और अब रिसर्च करते वक्त ऐसा भी हम लोग को आया कि अगर लोग डोमेस्टिक वर्क के लिए जाते हैं तो आपके बाल बड़े नहीं होने चाहिए, आप पैक करनी करके आइए। हमारे घर में और भी लड़के हैं जो वो बड़े हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से रहिए। कॉमेंट मैंने यहाँ करनी है कि जो मैंने दो देखे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्क करने वाले रसोई में काम करते, वो ज़्यादा करके आमतौर पे हमारे घर में रसोई करने के लिए उनसे कुछ अलग उनका मेकअप या रहने का, तो उनका वो अंदरूनी बात है कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली वो मेकअप का ओवर द पीरियड जब मैं रिसर्च कर रहा था स्टूडेंट के साथ, तो मुझे भी समझ में आया
कि महिलाओं को मेकअप करने का राइट जो है वो नेचुरली मिलता है, या बचपन से ही वो जो पहनना चाहे या जो जिस तरीके का मेकअप करना चाहे उनको पॉसिबिलिटी होती है। पर अगर एक आदमी एक वुमेन ड्रेस में आना चाहे तो उसको भी बहुत दिक्कत वाली बात है, और वो जो भी लगाता है तो वो बहुत एक्स्ट्रा दिखता है या वो बहुत लाउड होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा अलग है। Sorry, Ashish ji, is it easier to earn money? क्या इसमें finances involved है ये gender confusion में? क्या पैसे का रोल है क्या? है कि ये इजी रास्ता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा है कि इस कम्युनिटी में, हमारे खुद के कम्युनिटी में क्लास सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, तो ये काम वही लोग कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास और कास्ट से आते हैं। वो सिस्टम हमारे कम्युनिटी में अभी तक एग्जिस्ट है और उसको अबॉलिश करने के लिए हम इंटरनल कम्युनिटी में भी फाइट्स हो रही है। जैसे हिजड़ा गुरु है, तो जो कोटिया है, जो हिजड़ा नहीं बनी है, उनको हिजड़ा गुरु के हाथ के अंडर रहना पड़ता है और उसका जो ऑक्यूपेशन होता है उस ऑक्यूपेशन को आगे चलाना पड़ता है। तो मोस्ट बार ये कुछ चॉइस किया हुआ ऑक्यूपेशन नहीं होता है, ये फोर्सफुली या बॉन्डेड सिस्टम जैसा ऑक्यूपेशन है। इसमें अगर मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, इट इज़ रियली नॉट अबाउट फाइनेंसेस, आई थिंक इट इज़ अबाउट द चॉइस। आई थिंक जो रिसर्च इन्होंने किया है इट एड्रेसेस क्लियरली कि जेंडर पैसे आसानी से कमाए जाए या फाइनेंसेस का कुछ है या सडनली कुछ पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ है या इम्पोर्टेड कोई चीज़ आई है बाहर से, ऐसा जो हमने रिसर्च में काम देखा है उसमें हमें ऐसा नहीं लगा। पीपल हैव एग्जिस्टेड राइट फ्रॉम रामायण महाभारता, पीपल आर देयर who have been thinking themselves of a different or alternative sexuality। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये थोड़े से हमें भी शायद समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं कि पहले ये नहीं थे और अभी सडनली आ गए हैं, या ये पहले थे लेकिन क्योंकि उनके पास इतना सिक्योरिटी जैसा ये कह रहे हैं, सेफ्टी या उतना भरोसा नहीं था, ट्रस्ट नहीं था सोसाइटी में कि हम आगे हम जो हैं हम वो देख सकते हैं कि हम क्या हैं। और ये सब होने की एक वजह ये है कि नाउ दे आर आउट, एटलीस्ट दे आर स्पीकिंग प्रॉबेबली, जैसे उन्होंने कहा कि इट इज़ एन एडवांसमेंट अगर ये किसी के घर में कर रहे हैं तो इट इज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मोस्टली। तो ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है समझने के लिए, एंड आई थिंक आपको ग्रुप के साथ में भी फिर बाद में इन डिटेल इसके ऊपर बात करनी चाहिए, बिकॉज दिस इट इज़ लाइक नॉट वेरी फेयर टू थिंक ऑन द फाइनेंसेस पार्ट एंड मे बी पॉलिटिकल और व्हाटएवर, बिकॉज it is all very stigmatized, I would say, and the complexity adds because of gender, because of caste, because of religion. There are many other things, so it is a very layered thing. So it would really be a fair thing on our part कि हम उनके साथ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के ऊपर, and I think पब्लिक का अलग ओपिनियन आपके लिए, तो आप क्या सोचते हैं वो लोग के ओपिनियन के बारे में? मीन्स पब्लिक आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो आप पब्लिक के बारे में क्या सोचते हैं? इसके लिए मैं ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको आप क्या हो वो रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, और जिस दिन आप क्या हो ये समझ में आता है तो दूसरे क्या बोलते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और अगर आप आपके जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में काफ़ी क्लियर हो तो आपके राइट्स भी आपको क्या मिलने चाहिए उसके लिए आपको झगड़ने के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में या मैं रोड से चलते हुए लोग क्या कमेंट करते हैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा रिकॉग्नाइजेशन किया है, मैं खुद का रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की डिग्निटी करते हैं। दिखाया कि ये दो व्यक्तियाँ थे बोल रहे थे कि हम काम करना नहीं चाहते हैं और हम काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके संस्था की है जिस ये आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल होने के लिए काम करेंगे, तो आपकी रिसर्च में जब आप इन लोगों के साथ काम कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो एक जन ने तो कहा कि हमको कि मुझे किसी को बोलना कि मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ मुश्किल है। तो आपका ये जो पूरी स्टडी में कितने लोगों से आप मिले और कितने लोगों को ये मुश्किल 100% फॉर MSN सब लोग सोचते हैं कि मैं सेक्स वर्क करती हूँ, ये कितने क्या परसेंटेज था जिसके साथ जिस लोगों के साथ आपने रिसर्च किया, कितना परसेंटेज तो लोगों को ये मुसीबत आती है और कि ये दिन दिन का प्रॉब्लम होता है जिसका, क्योंकि वो कभी आगे जाके कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति जो आता है वो उसको सेक्स वर्कर की नज़र से ही दिखता है। तो ये कितना परसेंटेज था, कितना मुश्किल है ये
recommendation. You just presented some of the hierarchies that exist within the transgender community as well. I think it would be very good if, I mean, it seems that you already know this, or you've collected or you've understood it. It would be great if you can also make that a part of the movie, because I think a lot of us over here are also not aware of the internal struggle as well. I just want to thank you. ये ग्रुप स्टडी था, ग्रुप रिसर्च था, तो मैं महिलाओं से क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आशीष ने बताया कि ये बहुत डिफ़िकल्ट था, तो ये रिसर्च के दौरान उनको फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से क्या डिफ़िकल्टीज आई, रिसर्च के दौरान उनको क्या एक्सपीरियंस मिला, और उनकी सोच रिसर्च करने से पहले क्या थी, रिसर्च करने के बाद क्या है, और अभी वो उनके फैमिली में या फिर सराउंडिंग में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ हुआ। ये मेरा सवाल उनके लिए। थैंक यू। तो है कि एक सोच बदलना, क्योंकि जब हम क्रॉस ड्रेस करते हैं, रोड से निकलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो थिंकिंग होती है कि ये क्या काम करने वाले हैं, ये तो सिग्नल पे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, पैसा मांगेंगे ताली बजा के, या फिर शाम को खड़े होकर मेकअप करके प्रोस्टिट्यूशन करेंगे। ये उनके साथ जनरली हमने देखा है, यानी अगर परसेंटेज में काउंट करना है तो जो ट्रांसजेंडर्स बहुत कम लिटरेसी लेवल से आए हुए हैं, जो लोअर बैकग्राउंड से आए हुए हैं, यानी आज अगर समाज में या मीडिया में आप देखोगे तो और भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो जो हाई सोसाइटी से आते हैं, लेकिन क्या उनको देखते हुए हम ये सोचते हैं? तो हमारी सोच भी लेवल और स्टैंडर्ड के हिसाब से बनते हुए हमने देखी है। हम हमेशा सोचते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो लो बैकग्राउंड, लो कास्ट जो आए हैं वो क्या करेंगे, तो यही काम हो जाएगा। और जो इंग्लिश बोल पाते हैं ट्रांसजेंडर और नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को प्रेजेंट करते हैं, शायद उनके बारे में हम ये कभी नहीं सोचते। तो सोच हमारे ऊपर भी डिपेंड है कि हम किसको किस नज़र से देखते हैं, वो मुझे लगता है एक है। और 100 आउट ऑफ 90% लोग जब हम रोड से निकलते तो यही कहते हैं। तो आज भी लोगों की सोच बदलने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि जो चीज़ 150 सालों से लगातार ऐसे ही चलती आई है वो कल या परसों में नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे समाज की कोशिश रहेगी कि उसको कंटिन्यूस बदलना, और उसके लिए जो करना है वो हम करते जा रहे हैं। समय के साथ साथ वो बाहर आएगा, लोगों का नजरिया जरूर बदलेगा, इतना कॉन्फिडेंट होकर एटलीस्ट हम लड़ाई करेंगे। सामान्य दोरी जिंदगीमध्ये आम्ही आलो त्यावेळेला आम्हाला सवाल बरेचसे लोकांना विचारले, विचार करताना परत मला खूप भीती वाटायला लागली की आपण जाणार आहे त्यांच्याकडे, आम्ही साध्या माणसाकडे गेलो तर आम्हाला खूप प्रश्न विचारले, तुम्ही असे का बाई असून त्यांच्यासाठी तुम्ही का करता, कशासाठी करतात? तर का मी असं जे समाजामध्ये मी 2 वर्ष वर्कर आहे, म्हणजे जे आमचं आहे त्याच्यामध्ये बघितलं बरेचसे आमच्यामध्ये जे सामान्य लोक आहेत ते घरकाम करणारे, मग त्यांच्यासाठी काहीतरी झालं पाहिजे. पण माझं एक आहे ना, लोकांकडे गेले तर मला प्रश्न विचारला तर मला खूप भीती वाटायला लागली. त्याच्यानंतर मग खूप सवाल आले, मी त्यांच्या सवालचं प्रश्न दिलं. मला काय हे वाटलं नाही, म्हणजे भीती वाटलीच नाही, कारण का माझ्या पाठीमध्ये खूप सपोर्टिव्ह होतं, म्हणून मला ते सवाल घेता आलं. म्हटलं हे सार्वजनिक केलं त्यांचं खूप सवाल होते की त्यांना पण असं वाटलं की माझ्याकडे कमीत कमी तुम्ही 20-25 जणांकडे गेले सर्वे करायला, तेव्हा त्यांच्याकडे सवाल आला की तुम्ही यांच्यासाठी का करता, तर मी सांगितलं यांच्यासाठी तो पण माणूस आहे, बरोबर. आपला नजरा काय असतो लोकांचं बघायचं दृष्टिकोन वेगळे आहे, दृष्टिकोनमध्ये त्यांचा गैरसमज आज आपल्या घरात पण आहे, माझ्या घरात स्वतः आहे, म्हणून तो बाहेर पडत नव्हता. त्याला मग मला असं विचारायचं की त्यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. ज्या वेळेला आशिष सरांना मी भेटली 2004ला, तेव्हा मी आशिष सरांनी विचारलं की सामान्य हे अशी माणसं आहे जे MSN यांच्यासाठी तुम्ही काय करतात, तेव्हा त्यांनी मला सर्व सांगितलं आणि म्हटलं असं 73 कलम लावायची, कारण त्यांना ना चौकीमध्ये गेले की बेदम मारायचे, एक बायलाच आहे तू गे आहे, पोलीस लोक त्यांच्यावर अत्याचार करत. समोर माझ्या पुढ्यात असं झालं की त्याला बेदम मारलं. तर मला असं वाटलं की त्यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, म्हणून मी समाजला विचारलं तुम्हाला काय वाटतं. ते काय म्हणजे कॉलेज स्टुडंट आहे माझ्याकडे 25-30, त्यांना विचारलं, कारण जेव्हा आम्ही सर्वे केलं तेव्हा कॉलेज स्टुडंट विचारलं, ते बोलतं आमचं नाव फुटलं नाही पाहिजे का, की माझा एक मित्र असं आहे की त्याला समाजात वावरलं पाहिजे.
खूप प्रश्न आला, पण ते प्रश्नाला कसं जायचं तोंड द्यायचं मी दिलं आणि म्हटलं असं करू नका. तो पण माणूस आहे, त्याला पण शिक्षणाची संधी भेटली पाहिजे. त्यांचं शिक्षण अर्धवट राहतं, कारण का बरेच फॅमिलीमधून मोठे मोठे लोक आहेत त्यांचे ढकले जातात. जे गरीब आहेत सामाजिक त्यांना शिकता येत नाही, काही करता येत नाही, म्हणून ते रस्त्यावर भिका मागतात. मग कोणाकडे असे त्यांचा गुरु असतो तिथे जातात. तेव्हा मला खूप बरं वाटतं. पण ते 25 स्टुडंटनी मला खूप सपोर्ट केला कि नहीं काकी तुम्ही करा आणि तुम्हाला सपोर्टिंग करो. हम संतोषी है और मैं ऐसे समाज से आई हूँ कि औरतों को बाहर नहीं निकालना, वहाँ पर जाना लेडीज़ को बिल्कुल मना है कि भाई बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ तुम्हारा घर और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फैमिली है. मगर जब से मैं आशीष से जुड़ी हूँ 4 साल 5 साल से, उनसे मैंने सब बातचीत किया, संगठना में आके प्रयास से कोशिश कि भाई मैं बाहर निकलना चाहती हूँ. ये जो हमारी जो समाज सेवा वो है, ये जो अपना जो हमारा वो एरिया है वो बेकार है, उससे मैं बाहर नहीं निकल सकती. तो मुझे आप लोगों की मदद चाहिए. तो ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा. इनके साथ जुड़ के मैंने बाहर निकली, कोशिश किया, लोगों से बातचीत किया, बात करने का तरीका मैंने सीखा. फिर मैं इसमें आई लेस्बियन में, उन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा है आप करेंगे. तो ठीक है, फिर मैं घर में लोगों को, मेरे फैमिली वाले को बताया. मेरी फैमिली वाले ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं ऐसा तुम काम नहीं कर सकते, तुम हमसे पूछे बिना ये लोग सब संगठन से जुड़ गए, उसके बाद में तुम ऐसी बातें करी हो नहीं हो. तो मैंने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है. तो मैं धीरे धीरे इनके साथ बाहर जाने लगे, उनको बोल के आप मेरा सपोर्ट करोगे तो शायद मैं आगे बढ़ सकती हूँ. तो मेरे फैमिली वाले ने मुझे सपोर्ट किया. सपोर्ट करने के बाद में धीरे धीरे उनको भी अच्छा लगने लगा. तो ये जो है पोती, उनको मैंने घर बुलाया. ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान से ही पैदा हुआ है, किसी जानवर से या किसी कुत्ता बिल्ली से नहीं पैदा हुआ है. ये भी हमारे जैसा इंसान है. मेरी बेटी बहुत डरती थी इससे. मैंने जब बुलानी मम्मी ये तो अच्छे लोग नहीं होते, बहुत डरती थी और साइड में बैठ जाती थी. मैंने जब उनको घर पे बुलाया, उन्हें अच्छे से बात की, सबको अच्छा लगा. अगर ये तो हमारे जैसे इंसान है, हमको उनको डरने की जरूरत नहीं है. अभी मेरे फैमिली वाले बहुत ही खुश है उससे मिलकर, सबसे अच्छे बातें करते हैं. अभी मिलने को भी आते हैं घर पे. हाँ बेटी ठीक है, तुम अच्छा काम करी, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं आपका सपोर्ट करूँगी. मेरी फैमिली वाले मुझे फुल सपोर्ट करते. और लोगों से भी पहले तो बोला कि नहीं हम लोग आप ऐसे लोगों के साथ काम करोगे, इसके लिए काम करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते आप, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है. मगर हम लोग ने ये करके दिखाया. कितनी भी मुश्किल आने दो, कितनी भी तकलीफें आने दो, हमको इससे थोड़ा आगे बढ़ के जाना है, कुछ ना कुछ इनके लिए करना है. जैसा हम पे हुआ, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हमने कोशिश की, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे. के बाद में हम थैंक यू. और जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहेंगे कि इस दुनिया में हर इंसान को अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने का पूरा अधिकार है. तो सिर्फ जिन्होंने मर्द करके जन्म लिया है या औरत करके जन्म लिया है वो उनका अधिकार नहीं है. उन सबका अधिकार है जो जेंडर में जन्म तो लेते हैं लेकिन अपनी पहचान अपने हिसाब से, अपनी सेक्सुअलिटी की ज़रूरतों के हिसाब से करना चाहते हैं. तो हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ नज़रिया बनाते हुए ये मत सोचिए कि हमने कपड़े कौन से पहने हैं, हम किस जेंडर से पैदा हुए और किस सेक्सुअलिटी को बिलोंग करते हैं. पर हम एक इंसान है और इंसान की नज़रिए से देखिए ताकि हमारे बारे में समझने के लिए आपको आसानी हो.